नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी पुस्तक के द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने सामाजिक परिवर्तनों से परिचय लिया था। आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस भाग में हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों के रूप में पहले कारक पर्यावरण की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। हम प्रकृति कहें या पारिस्थिति कहें या भौतिक पर्यावरण कहें, इन सभी का हमारे समाज की संरचना पर, स्वरूप पर एक बड़ा प्रभाव हमेशा से ही रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था, और खासकर अब तक जो काल बीत चुका है या जो पुराना काल जा चुका है उसके संदर्भ में यह और अधिक सही प्रतीत होता है, क्योंकि उस दौरान मनुष्य प्रकृति के इन विभिन्न प्रभावों को रोकने में या झेलने में काफ़ी हद तक अक्षम था। उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। बिल्कुल मरुस्थलीय वातावरण में जो लोग रहा करते थे उनके लिए एक स्थान पर रहकर के कृषि करना संभव नहीं था। जैसे जहाँ संभव हो पाता है, मैदानी भागों में यह संभव हो पाता है और नदियों के किनारे पर रहकर ही यह संभव हो पाता है। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता था। तो उस काल में जो लोग मरुस्थलीय वातावरण में रहा करते थे उनकी हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार का वे भोजन किया करते थे, कैसे वे कपड़े पहना करते थे या किस प्रकार की वे आजीविका चलाते थे और किस प्रकार से वे सामाजिक अंतःक्रिया करते थे, ये सब कुछ काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण से, यानी उनके जिस स्थान पर वे रहते थे वहाँ की भौतिक जो स्थिति है वहाँ से, और जो जलवायु की वहाँ की स्थिति होती थी उन्हीं से प्रभावित रहता था। अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वालों के लिए भी यह सही था। बिल्कुल जिस प्रकार हम मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार जो लोग अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहा करते थे उन लोगों के लिए भी यह बिल्कुल सत्य था। अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों अथवा पर्वतीय दर्रों अथवा उपजाऊ नदी घाटियाँ, तो ये सब अलग अलग स्थानों के रूप में हम देख रहे हैं कि यदि कुछ व्यक्ति बहुत ठंडी जलवायु प्रदेश में रहते थे तो वहाँ का जीवन उस जलवायु प्रदेश के अनुसार होता था। कोई व्यक्ति बंदरगाहों पर स्थित जो नगर रहा हुआ करते थे उन नगरों के किनारे रहा करते थे, तो उनका संपूर्ण जीवन उस वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हुआ करता था। कुछ व्यापारिक मार्गों पर यदि लोग रहा करते थे या कोई पर्वतीय दर्रों के नज़दीक लोग रहा करते थे या फिर उपजाऊ नदी घाटियों में लोग रहा करते थे, उन सभी का जीवन वहाँ की भौतिक और जलवायु की परिस्थितियों से प्रभावित होता था। परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है वह तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण समय के साथ साथ घटता जा रहा है। यह भी बिल्कुल सत्य है कि पर्यावरण जिस हद तक, जिस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है, यह प्रभाव तकनीकी संसाधनों की पहुंच बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे पर्यावरण का ये मानव जीवन पर, सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना, और इस प्रकार भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। तो प्रकृति द्वारा जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं समय समय पर खड़ी होती हैं, उन समस्याओं का सामना करना, अपने आप को पर्यावरण की समस्याओं के अनुसार ढाल पाना और
भिन्न भिन्न पर्यावरण के जो लोग हैं उनका जो भिन्न भिन्न जीवन का तरीका था, उनका जो अंतर था, उन अंतरों को दूर करने में या उस अंतर को पाटने में तकनीक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ तकनीक प्रकृति को तथा इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों से बदलती है। साथ ही जो तकनीक है यह प्रकृति को और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों को अलग ही तरीके से परिवर्तित कर देती है। अतः यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय बदल रहा है। तो यहाँ हम इस कथन को महत्वपूर्ण माने कि बजाय यह कहने की कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घट रहा है, उचित कथन यह होगा कि समाज पर जो प्रकृति का प्रभाव है वह घट नहीं रहा, वह काफ़ी हद तक बदल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो आप बिल्कुल यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ सकता है। आप पूछ सकते हैं कि ये पर्यावरणीय स्थितियाँ जो हैं ये किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी। तो यह प्रश्न भी इससे संबंधित ही है कि पर्यावरण ने विभिन्न स्थानों पर रहने वाले समूहों को एक आकार अवश्य दिया होगा, परंतु सामाजिक परिवर्तनों में इन प्रकृति या पर्यावरणीय कारकों की क्या भूमिका रही होगी। इस प्रश्न का सबसे आसान तथा बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। तो इस प्रश्न का सबसे आसान उत्तर हम पा सकते हैं प्राकृतिक विपदाओं के संबंध में। त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार भाटीय तरंगे, जैसा दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए, समाज को पूर्ण रूपेण बदलकर रख देते हैं। तो कोई भी प्राकृतिक जो विपदाएं होती हैं या ऐसी त्वरित और विध्वंसकारी घटनाएं जैसे कि भूकंप है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट है, जैसे बाढ़ का आना है या फिर ज्वार भाटीय तरंगों का या सुनामी का उत्पन्न होना है। और एक उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि 2004 में जो सुनामी उत्पन्न हुई थी जिसने कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ भाग आदि इन स्थानों पर बहुत ही विध्वंसकारी प्रभाव डाला था। तो इन सभी घटनाओं ने समाज को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। तो इन प्राकृतिक जो घटनाएं हैं या विपदाएं हैं इनसे होने वाले परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी ये स्थायी होते हैं। पुनः पूर्व स्थिति लाना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए यह संभव हो सकता है कि उनमें से कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया वे उसे पुनः नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गांवों में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। तो बिल्कुल ये आप उदाहरण के रूप में याद रख सकते हैं कि संभव है कि सुनामी से ग्रसित या पीड़ित कई लोग जिनका व्यवसाय पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था वे उसे पुनः प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, यानी जिस स्थिति में उनका व्यवसाय उस समय था उस प्रकार का व्यवसाय ये नहीं पा पाएंगे। और अधिकांश जो तटीय गांव उस समय के थे उनकी सामाजिक संरचना पूर्णतः परिवर्तित हो गई। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कई प्राकृतिक विपदाओं के उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिल जाते हैं और इन प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा हम देखते हैं कि समाज पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाता है और कई बार पूर्णतः नष्ट भी हो जाता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया अथवा खाड़ी देश के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। तो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें और देखने को मिलता है कि पश्चिमी एशिया यानी कि खाड़ी देशों के जो रेगिस्तानी प्रदेश थे जब तेल मिलना प्रारंभ हुआ तो बड़े सामाजिक परिवर्तन वहाँ देखने को मिले। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में
कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी। और एक उदाहरण है कि कैलिफोर्निया में 19वीं शताब्दी में जब सोने की खोज होने लगी थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदलकर रख दिया। तो जिस प्रकार कैलिफोर्निया में सोने की खोज के साथ बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए, उसी प्रकार से खाड़ी देशों में जब तेल के भंडार प्राप्त होने लगे तो वहाँ की सामाजिक जो संरचना थी उसमें भी गहरे परिवर्तन प्रकट हुए। सऊदी अरब, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग होती। तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे समक्ष। सऊदी अरब की हम बात करें, कुवैत की बात करें या फिर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, इन सभी देशों की स्थिति काफ़ी अलग होती यदि वहाँ पर तेल संपदा प्राप्त नहीं होती। और हम जानते हैं कि इस प्रकार तेल संपदा का प्राप्त होना या सोने की खोज होना पूर्णतः प्रकृति आधारित कारक है, और ये प्रकृति आधारित कारक किसी भी क्षेत्र विशेष की सामाजिक संरचना में बड़े परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय के दूसरे भाग में सामाजिक परिवर्तनों के एक कारक के रूप में पर्यावरण को जाना है, समझा है। हम अपने इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।